हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक्स। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिजिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोफिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट बहुत कुछ पढ़ते हैं और लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली हम लोग किस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं? चार्ज पे। ओके, चार्ज जैसे मास को, जैसे टाइम को डिफाइन करना मुश्किल है, वैसे ही चार्ज को भी डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको अभी तक का जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है चार्ज का, जो कि विलियम्स गिलबर्ट का दिया हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो विलियम्स गिलबर्ट ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू विलियम्स गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग possessed by a body such that it acquired electrostatic force on another same types of body। मतलब यदि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा आप जानते होंगे, जब एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पे निगेटिव चार्ज हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ओके, जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी है और आप यदि उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यदि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे आप इलेक्ट्रॉन्स दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ऐसा यूनिट कितना होता है? कूलम्ब। देखिए, जैसे ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है। एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.627 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास अप्रॉक्सीमेट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.627 इंटू 10⁻27 kg। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का चार्ज मास का बात हो गया। ठीक है, चार्ज और मास इन दोनों में भी डिफरेंस है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे दो मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, और दो चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चार्ज और मास के बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास? देखिए, चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी होता है, लेकिन मास के केस में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, मास के केस में रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज के केस में ही सिर्फ क्या होता है? चार्ज के केस में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों है। ठीक है, तो रिपल्सन वाला जो केस है वो सिर्फ चार्ज के केस में है, मास के केस में रिपल्सन वाला कोई कंडीशन नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। ठीक है, चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज जो होगा कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा और एक इलेक्ट्रॉन का भी एक मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना चार्ज के मास पॉसिबल है। जैसे कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वो तो कितना भी हैवी हो सकता है, ठीक है, और वो न्यूट्रल है इसलिए उस पर नो नेट चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है।
ठीक है, तो ये सब कुछ चार्ज और मास के बीच में अंतर है। ठीक है, चार्ज, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल, लेकिन चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको इलेक्ट्रॉन करंट से डिराइव किया जाता है। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन लिखते हैं, मास का डायमेंशन कैपिटल एम हो गया, और चार्ज का जो डायमेंशन है वो करेंट इनटू टाइम करने पे चार्ज मिलता है। करेंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, आई इंटू टी, आई और टी, आई टी जो है डायमेंशन हो गया किसका, चार्ज का। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी था, कुछ बातें थी जो चार्ज के बारे में थी। ओके, कुछ और भी बातें करते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया है। तो पुराने जमाने में चार्ज को पता करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक कंडक्टिंग रॉड होता है जो कि एक गोल्ड लीफ से कनेक्टेड होता है। ये गोल्ड लीफ हो गया मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एक इंसुलेटिंग जार में फिक्स किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, एक इंसुलेटिंग जार में फिक्स किया जाता है। ठीक है, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पर रब किया जाता है तो ग्लास रॉड कुछ इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, जिसके कारण से वो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जब आप इस ग्लास रॉड को इस ग्लास रॉड को जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाइएगा तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो ये वाला पार्ट है, जो कंडक्टिंग पार्ट है, इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम न्यूट्रल था, तो यहां पर आ गया कौन सा चार्ज, निगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस ऑब्जेक्ट पे इसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए और इसके पेरीफेरी पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और यदि निगेटिव चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, तो ये क्या होगा, अपने आप दूर चला जाएगा। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट होना। ठीक है, ये डाइवर्ज कर जाएगा। पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, और जब न्यूट्रल था तो ये इस तरीके से था, और जैसे ही आपने इस पे चार्ज, एक तरीके से चार्ज प्रोवाइड किया, ये इंडक्शन कहलाता है, मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो जैसे ये चार्ज रॉड, ग्लास रॉड था ये, तो ग्लास रॉड को जब आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाया तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट है अपने आप क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और निगेटिव चार्ज यहां पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इसके लीफ पे आ जाएगा, गोल्ड लीफ पे। पतला सा एक गोल्ड लीफ कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक पतला सा पत्ती होता है गोल्ड का बना हुआ, जिस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण क्या होगा, वो डाइवर्ज, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा एक जगह और देख सकते हैं, जब सोप बबल पे जब आप चार्ज प्रोवाइड कीजिएगा तो सोप बबल का रेडियस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे उस पर निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कीजिए, चाहे उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कीजिए, अपने आप वो जो सोप बबल था उसका रेडियस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है सोप बबल के साथ। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है। तो चार्ज करने का कुछ तरीका है, कुछ प्रोसेस है। एनसीईआरटी में 3 तरीके से, वैसे 5 तरीका मैं बताता हूं, लेकिन एनसीईआरटी के तरीके से मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो एनसीईआरटी में 3 तरीका बताया हुआ है। ठीक है, चौथा और 5वां तरीका डिफरेंट चैप्टर में, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में 4th तरीका बताया हुआ है। और जब 11th में आप पढ़े होइएगा थर्मोनिक एमिशन प्रिंसिपल, थर्मोनिक एमिशन प्रिंसिपल भी एक तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। ठीक है, एक्सरे मशीन में थर्मोनिक एमिशन से एक्सरे मशीन के फिलामेंट, एक्सरे मशीन का जो फिलामेंट होता है वो थर्मोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जाके मेटल टारगेट को हीट करते हैं और उससे एक्सरे प्रोड्यूस होता है, जो कि एक्सरे वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो और भी कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है। एक कंडक्टर जब हाई एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है तो भी वो चार्ज हो सकता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो एनसीईआरटी में जो तरीका दिया हुआ है 3 तरीका,
किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। उसके अलावे भी कुछ तरीके होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, लेकिन चूंकि उसमें अभी हम लोग एनसीईआरटी पे बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हीं तीनों को सीखेंगे। ओके, तो पहला जो तरीका है बाय रबिंग। जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर रब किया जाता है, ठीक है, तो दोनों के वर्क फंक्शन के डिफरेंस के कारण, वर्क फंक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कौन कितना स्ट्रांगली जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली जकड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, और जो लूजली बाउंडेड है, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। इसका मतलब है यदि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पे रब किया जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बाय रबिंग ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। जैसे मैंने गोल्ड डिप इलेक्ट्रोस्कोप में बताया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पर रब किया जाता है तो ग्लास रॉड अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, ठीक है, जो कि सिल्क क्लॉथ पे चला जाता है, और इस तरीके से ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन ऐसे ही फड़ के साथ नहीं होता है। जब आप फड़ पे ग्लास रॉड को रब कीजिएगा तो फड़ इस केस में इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है जो कि ग्लास रॉड पे चले जाता है, और इस केस में ग्लास रॉड निगेटिव चार्ज हो जाता है और जो फड़ है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। हम लोगों का बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, ह्यूमन बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है, ठीक है। ओके, इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि मतलब जैसे फर पे चलना ज़्यादा सही रहता है। फर जो है एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज, वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जिस पे चार्ज बहुत आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो घर पे यदि घर में यदि कालीन बिछा हुआ है, फर का कालीन बिछा हुआ है, तो आप यदि रहिएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आता है, ऐसा कुछ होता है, कहा जाता है, बुक में लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। चार्ज करने का ये एक तरीका जो कि क्या था, चार्जिंग बाय रबिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन से कैसे दो ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। तो कंडक्शन में आपको एक ऑब्जेक्ट को चार्ज होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है, ठीक है। क्या किया गया कि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये तो चार्ज नहीं है, इसको चार्ज करना है, तो एक कंडक्टिंग वायर से, इस केस में कंडीशन ये है दोनों कंडक्टर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए भाई, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो कंडक्टर ऑब्जेक्ट था, एक चार्ज नहीं था, एक पे चार्ज था। जब इनको कनेक्ट किया गया एक कंडक्टिंग वायर से तो क्या होगा, फिर इन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा और दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे। मान लीजिए पहले से इस पे चार्ज Q था, ठीक है। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट पे Q1 और Q2 चार्ज आ गया, इस पे Q1 चार्ज आ गया, इस पे Q2 चार्ज आ गया। Q का वैल्यू Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो कंडक्टिंग वायर है ये एक तरीके से सीढ़ी का काम करेगा, जिससे चार्ज चल के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। बाद में मैं बताऊंगा ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। तो पोटेंशियल तो अभी बताया नहीं गया, आगे जाके पढ़ाया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है ऐसा कि जब एक ऑब्जेक्ट चार्ज है दूसरा नहीं है, और आप जब दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों चार्ज हो जाता है, दोनों कंडक्टर होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और, जो रबिंग हम लोग सीखे थे, चार्जिंग बाय रबिंग, उसमें या तो दोनों ऑब्जेक्ट या तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट इंसुलेटेड होना बहुत जरूरी है। जब दो ऑब्जेक्ट इंसुलेटेड है, ठीक है, तब जाके जब आप दोनों को रब कीजिएगा तो चार्जिंग बाय रबिंग हो सकता है, ठीक है। नहीं तो कम से कम एक को इंसुलेटर होना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन से चार्ज किया जाता है, और ये इंडक्शन प्रोसेस है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझिएगा इस चीज को। जैसे ऐसा सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट है,
एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे या इस ऑब्जेक्ट के अंदर घूम रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब ऑब्जेक्ट जो है कंडक्टर कहलाता है। और ये कंडक्टर है। इसके बगल में एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। तो इस बहुत हाई मैग्नीट्यूड के चार्ज ऑब्जेक्ट को रखने के कारण क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्रंट पेरिफेरी पे आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुआ ना, इस कारण से फ्रंट पेरिफेरी पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और इधर यदि निगेटिव चार्ज आ गया तो अपने आप बैकवर्ड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था ना। तो न्यूट्रल था और आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके बगल में लाए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्रंट सरफेस पे आ गए अट्रैक्ट होने के कारण, ठीक है। तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया और इस सरफेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इंडक्शन कहलाता है। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ नहीं है, ये इंडक्शन है। ये क्या कहला गया, इंडक्शन। लेकिन ये चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं है। चार्जिंग इंडक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाएगा, देखते हैं। अब आगे देखिए क्या है। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को आपने कंडक्टर के पास लाया, इलेक्ट्रॉन फ्रंट सरफेस पे आ गया। अब क्या करना है कि इस सरफेस को अर्थ कर देना है, अर्थ कर देना है, ठीक है। तो अर्थ का प्रॉपर्टी क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, ठीक है। अर्थ एक जीरो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, अर्थिंग किया, ये अर्थिंग का नोटेशन है। अर्थिंग को ऐसे करके डिनोट किया जाता है। तो जैसे ही आपने इस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को अर्थ किया, तो इसके बैक सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सभी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो वो चाहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट जिससे इसको कनेक्ट किया गया है, ये ऑब्जेक्ट का ये वाला जो सरफेस है, इस तरफ का जो सरफेस है, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाए। तो अब ये न्यूट्रल हो गया है, ठीक है, ओके। तो अब ये जब न्यूट्रल हो गया है, अभी इसको नहीं हटाना है। ये पॉजिटिव चार्ज अभी यहां पे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पकड़े हुए है, निगेटिव चार्ज को पकड़े हुए है। यदि आप इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए आगे की तरफ खींचे हुए, और पीछे से जब आपने इसको अर्थ कर दिया तो सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए। अभी यदि इस कंडक्टर पे, इस ऑब्जेक्ट पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाए, इस पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाए, इस नेगेटिव चार्ज का प्लस इस पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, तो इस नेट पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होगा जितना अर्थ का पोटेंशियल है, ओके। इसका नेट पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो पोटेंशियल मतलब दो ऑब्जेक्ट को यदि आप कनेक्ट करते हैं तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इंडक्शन हुआ। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाना है, इसको हटा देना है, ठीक है। पहले किसको हटाना है, इसको। यदि आप इसको नहीं हटाइएगा, पहले इसको हटा दीजिएगा, तो ये निगेटिव चार्ज भी इसके अंदर चला जाएगा। इसलिए क्या करना है, अर्थिंग वाले वायर को हटा देना है पहले। तो अर्थिंग वाले वायर को हटा दीजिएगा तो क्या हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज रह गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है। अब अर्थिंग हट गया, अब आप इस पॉजिटिव चार्ज को हटा सकते हैं। तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को हटाइएगा तो इसके इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे का पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ ये तरीका है इंडक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।